Assalamualaikum and good morning. Today we are going to start our new chapter, that is 3 states of matter. तो इसमें हम पढ़ेंगे मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनसे रिलेटेड लॉज के बारे में। तो हमारा जो ज़्यादा कंसर्न होगा वो गैसियस स्टेट के ऊपर होगा और उससे रिलेटेड जो लॉज हमारे पास गैस लॉज हैं हम उनको स्टडी करेंगे और गैस के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग दैट इज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती हो, जिसका वज़न हो, ठीक है, वो मैटर कहलाता है। और इसकी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, मेजर जो टाइप्स हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दे आर 3: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, यू योर सेल्फ इज़ ऑल्सो मैटर। एनीथिंग दैट यू आर हैविंग इस वर्ल्ड में जो भी है, जो कुछ भी, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, चाहे वो सॉलिड, चाहे वो प्लाज्मा में है, चाहे वो गैस है, वो तमाम चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी और जिनका कोई ना कोई वेट होगा, वो तमाम चीज़ें मैटर में आएंगी। ठीक है, तो हम इसको कंपैरिजन करके देख लेते हैं। जो हमारे पास बेसिक 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो यहाँ पे मैंने उनका कंपैरेटिवली जो है मैंने उनको यहाँ डिवाइड करके लिखा है। आप देख लें कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में जो मेजर डिफरेंसेस हैं व्हाट आर दे। तो सबसे पहले जो हम डिफरेंस देखते हैं वो होता है फिजिकल अपीयरेंस के अंदर। अगर आप फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि सॉलिड जो है वो क्या है, वो एक हार्ड मटेरियल आप कह सकते हैं। ठीक है, हार्ड मटेरियल के तौर पे, और प्रॉपर उसकी शेप होती है, उसका प्रॉपर वॉल्यूम होता है। अगर वो इतना है, ठीक है, तो आपको उसमें इतने से मटेरियल में भी उसकी प्रॉपर शेप दिखेगी। लाइक आई एम हैविंग दिस मार्कर, तो इसका जो जितना भी इसका वॉल्यूम होगा, जितना भी एरिया होगा, वो क्या है, वो सेम रह रहा है। ठीक है, ये शेप चेंज नहीं कर रहा है, इसकी प्रॉपर शेप है, तो दिस सॉलिड। लेकिन अगर हम वाटर की बात करते हैं, हम उसको एक ग्लास में लेंगे तो एक ग्लास में जितना वॉल्यूम वाटर का है वो कितना जितना ग्लास का एरिया है उतना ही वॉल्यूम वाटर का आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम उसका फिक्स है। अगर आप उसको किसी और कंटेनर में डालेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा या कम नहीं होगा। जितना वॉल्यूम एक ग्लास के अंदर आया था लिक्विड का, वाटर का, उतना ही दूसरे कंटेनर में जाएगा, लेकिन द शेप विल बी चेंज। आप देखेंगे कि ग्लास के अंदर जो उसने शेप ऑक्यूपाई की हुई है वो सेम है एज टू द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, और अगर आप कंटेनर चेंज कर रहे हैं, किसी उसको राउंड में या किसी और शेप ग्लास में आप उस पानी को डाल रहे हैं या लिक्विड को, तो वो उसकी ही पर्टिकुलर शेप क्या करेगा, जो है उसमें ढल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस का तो ना वॉल्यूम होता है डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही उसका जो है हमारे पास डेफिनेट शेप होता है। यानी अगर आप उसको बड़े कंटेनर में डालेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैल जाएंगे और वो उतना वॉल्यूम जो है अटेन कर लेगा। अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे, किसी छोटे से कंटेनर में डालना चाहेंगे, तो उसमें भी वो गैस फिल हो जाएगी, समा जाएगी। उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं जो फार अपार्ट थे, दे विल कम क्लोजर। ठीक है, और वो उसमें भी आ जाएंगे। तो गैस का कोई प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता, जिस तरह के आपके पास लिक्विड का वॉल्यूम होता है कि अगर आप लिक्विड अगर आप एक ग्लास लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, आप चाहे वो मिल्क है चाहे वो वाटर आपने एक ग्लास में लिया, अब आपके पास एक छोटा कंटेनर है, आपके पास एक कप है, तो डेफिनेटली जो उसका वॉल्यूम था वो सेम रहेगा। आपको कम से कम उतना कंटेनर चाहिए जितने कंटेनर में पहले वो वॉल्यूम लिक्विड का आया हुआ था। अगर आप छोटा कंटेनर लेंगे तो उसमें जो है वो लिक्विड कंप्रेस होके नहीं आने वाला, बल्कि वो बाहर गिरेगा। अगर आप कप में डाल रहे हैं एक ग्लास का मटेरियल तो डेफिनेटली वो फ्लो कर जाएगा। ठीक है, वो उसके अंदर पूरा नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विड की क्या होती है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, वो वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप गैस की बात करते हैं, गैस का आप एक लार्जर सिलेंडर में अगर डाल रहे हैं और उसके बाद उसको एज़ कम्पेयर टू दैट छोटे सिलेंडर में डाल रहे हैं, तो आप उसको कंप्रेस करके डाल सकते हैं, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं, उनमें लार्जर इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। व्हाट आर इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस? आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो दे कैन कम क्लोजर, तो ये थोड़ा क्लोज आ जाएगा। अब ये इतने कंटेनर में भी फिल हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि गैस जो है, हम कहते हैं कि गैस के अंदर इंटरमोलिक्यूलर जो इंट्रैक्शंस हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या है, स्पेस इज जगह कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो जगह है, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस।
एंड उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, या फोर्स ऑफ रिपल्जन, ये इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शंस और रिपल्जन्स या इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। यानी किसी फोर्स से अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मोलिक्यूल्स के दरमियान जो नेचुरल इंट्रैक्शंस होते हैं, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो दे विल कम क्लोजर, लेकिन गैस में हम कहते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दे आर वेरी वेरी वीक और नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल को या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्लोज टुगेदर होल्ड नहीं कर पाता। तो उस वजह से गैस क्या होती है, वो दूर होती है, ठीक है। जबकि लिक्विड में एज कम्पेयर टू द गैस वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन अगर सॉलिड से आप इसको कंपेयर करेंगे तो सॉलिड के मुकाबले में फोर्सेस वीक होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2 and 3, ठीक है, 3 डिफरेंट मैंने यहाँ पे आपको शो किया है डायग्राम्स, ठीक है। दिस वन इज़ फॉर सॉलिड एंड दिस इज़ फॉर लिक्विड एंड द थर्ड वन इज़ फॉर गैस, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने पार्टिकल्स या एटम्स आप कह लें जो बनाए हैं सॉलिड के, तो ये क्लोज टुगेदर है, इनमें आपको हार्डली स्पेस दिख रही होगी। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आई हुई है, ठीक है, ये स्पेस थोड़ी आई हुई है, ठीक है, अगर राउंड शेप को आप एज अ पार्टिकल कंसीडर करो तो मतलब ये इतने क्लोजली पैक टुगेदर है कि एक दूसरे से टच हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन सब ने एक दूसरे को स्ट्रांगली हेल्ड किया हुआ है, और स्ट्रांगली हेल्ड किस वजह से किया हुआ है, क्योंकि एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को एक दूसरे के करीब ला रही हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो यानी इनके दरमियान जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, यानी कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, यानी वो कुव्वत, वो ताकत जो मोलिक्यूल्स के दरमियान होती है, विद इन होती है, वो स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से इन्होंने एक दूसरे को टाइटली हेल्ड करके रखा हुआ है, टाइटली पैक स्ट्रक्चर है, और क्योंकि ये एक साथ फिक्स्ड है, फिक्स स्ट्रक्चर है, तो इसकी सॉलिड की एक प्रॉपर आपको शेप दिख रही होगी, ठीक है। जैसे आपके पास ये मार्कर है तो इसमें टाइटली पैक्ड एटम्स होंगे, जिसकी वजह से ये एक सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। या ये बोर्ड है तो इसके एटम्स भी क्या होंगे, वो टाइटली पैक होंगे, ये मेल्ट नहीं हो रहा, पिघल नहीं रहा एट द स्पॉट, ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। हाँ, आप इसके ऊपर इसकी शेप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए आपको दूसरे फैक्टर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, आपको हीट अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको जो इनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंट्रैक्शंस हैं, उनको ब्रेक करना पड़ेगा। जब आप वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को वीक कर देंगे तो डेफिनेटली ये भी फार अपार्ट हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं कि हमने मोल्ड कर दिया एटम को, वायर्स में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड को, एटम का वर्ड यूज़ हो गया है कि हमने इसको वायर्स में या शीट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया सॉलिड को। तो सॉलिड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट शेप्स, लेकिन जो उसकी एक नेचुरल शेप है, ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शंस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शंस क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उस वजह से ये बात तो तय होगी कि वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है, ठीक है। यानी ये वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब है कि जितना ये है उतना ही रहेगा, फैलेगा नहीं या उससे कंप्रेस होकर कम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड जो पॉइंट है कि यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं नहीं करते, ठीक है। लाइक हम गैसेस में कहते हैं कि रैंडम मोशन होता है, एक पार्टिकल यहाँ है तो एक फार अपार्ट होगा, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिस वजह से उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। और वो मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को टाइटली हेल्ड नहीं किया हुआ, यानी उनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शंस नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे जो है मोशन जो होता है इन एटम्स का, इन पार्टिकल्स का सॉलिड के अंदर, वो क्या होता है, वो वाइब्रेटरी होता है, ठीक है। आपने मोशंस के डिफरेंट टाइप्स फिजिक्स में पढ़ी होंगी, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन ऑफ द फैन, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन इज़ बेसिकली अ मोशन दैट इज़ ऑल्सो नोन एज टू एंड फ्रो मोशन, यानी आप दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान बॉडी जो है मूव कर रही है और उससे बाहर जो है वो नहीं जा रही, ठीक है। लाइक आप पेंडुलम का देखते हैं तो पेंडुलम जो होता है वो मूव करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, एंड देन टू एंड फ्रो अनलेस एंड अनटिल उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ जो एटम्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग, ठीक है, वो अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, बट वो वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके फार अपार्ट मूव कर जाए, ठीक है।
तो इनका मोशन क्या होगा, इनका मोशन टू एंड फ्रो या इनका मोशन वाइब्रेटरी मोशन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड की। तो लिक्विड में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 मैंने पार्टिकल्स एक साथ बनाए हैं, यानी कि लिक्विड जो होते हैं वो आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि वो क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। लाइक अगर आप वाटर की एग्जांपल देखें तो वाटर आपके पास H2O, या अगर आपने ये O बना दिया और इसके साथ 2 H लगा दिए, ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है। फिर दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल थोड़ा स्पेस में होगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा फार अपार्ट होगा, लेकिन ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को वीक इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शंस या वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के ज़रिए इन्होंने होल्ड करा होता है। लाइक अगर ये ऑक्सीजन है तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स से एक इंट्रैक्शन बना रहा है, ये ऑक्सीजन है तो ये इसके हाइड्रोजन से इंट्रैक्शन बना रहा है, तो ये थोड़े क्लोज अपार्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो दिखाई हैं दे आर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रैक्शंस, ठीक है, और डबल इसलिए बनाए हैं कि ये जो क्लस्टर के फॉर्म्स में मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सेपरेट हों। अच्छा जी, तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि यहाँ पे थोड़ा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शंस या फोर्सेस हैं वो वीकर हैं, ठीक है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये थोड़ा फासले पे होते हैं, दे आर फार अपार्ट, और उसकी वजह से क्या होता है, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। अगर आप लिक्विड को ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की, यानी ये इनकी शेप जो है बिल्कुल कंटेनर वाली अटेन कर लेते हैं। अगर आप ग्लास में डाल रहे हैं तो ग्लास की शेप का आ जाएगा, कप में डाल रहे हैं तो कप, ठीक है, आप किसी और कंटेनर में डाल रहे हैं तो उस कंटेनर की शेप नहीं आ जाएगा। लेकिन जो इनका वॉल्यूम है दैट विल नॉट बी चेंज, वॉल्यूम इनका स्पेसिफिक है, वॉल्यूम इनका डेफिनेट है, और वो क्यों है, वो है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस और दीज इंट्रैक्शन, क्योंकि इनमें जो है फोर्सेस और जो इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और उस वजह से ये एक दूसरे को होल्ड करे हुए हैं, चाहे दूर से करे हुए हैं, लाइटली करे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये करे हुए हैं, और उस वजह से जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, वो एक वॉल्यूम जो है फिर उसका डेफिनेट होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इनके मोशंस की, तो इनका मोशन जो है वो रैंडम है। रैंडम मोशन का मतलब है कि कोई फिक्स मोशन नहीं है, ठीक है, मॉलिक्यूल इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। अगर गैस की बात करते हैं तो गैस में आपके पास ना तो डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, ना ही उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और ये बात मैंने पहले भी बता दी है कि शेप हमेशा उस चीज़ की फिक्स्ड होगी जिनके पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर होंगे, जिनमें स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस या फोर्सेस होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ गैस के दरमियान नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ना होने के बराबर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते, ये फार अपार्ट मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में, यानी अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में पार्टिकल चलता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं आती, कोई वॉल नहीं आ जाता, कंटेनर की वॉल या कोई दूसरा मॉलिक्यूल जिससे ये जाके टकरा जाए, ठीक है, कोलाइड कर जाए। जब भी उसके साथ कोलाइड करेगा तो ऑब्वियसली इसका एंगल चेंज होगा, तो ये किसी और डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। लेकिन इसका जो मोशन होगा दैट विल बी रैंडम मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा बट रैंडमली मूव करेंगे, और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, जिस वजह से ये एक दूसरे को होल्ड करके नहीं रखते, प्रॉपर शेप या प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। तो आप किसी भी कंटेनर में गैस को फिल करेंगे, चाहे आप इतनी सी गैस ले रहे हैं, इतने से कंटेनर में गैस है, और आप इस रूम में जो है उसको कंटेनर को ओपन कर देते हैं, तो द मॉलिक्यूल विल स्प्रेड आउट, ठीक है, इन द होल रूम, तो यहाँ पे ये पूरे रूम में फैल जाएगा। और इसका जो है आपके पास एग्जाम्पल परफ्यूम है, स्प्रेज हैं। अब परफ्यूम जो होता है उसमें जो गैशियस फॉर्म में, ठीक है, आपके पास मटेरियल होता है, केमिकल होता है, जब आप उसको परफ्यूम को जो है यूज़ करेंगे तो आपको अगर कोई आपसे दूर खड़ा हुआ है रूम के दूसरे कॉर्नर्स में तो इसको स्मेल क्यों फील होती है, क्योंकि यहाँ से मॉलिक्यूल ट्रैवल करके वहाँ पहुँच जाती हैं, तो इट्स मीन कि वो द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ट्रैवलिंग अराउंड द रूम और स्प्रेडिंग इन द होल रूम, ठीक है। तो वो
कि गैस है तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस करके, ठीक है, इफ्यूजन का प्रोसेस करके एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट कर जाए, ठीक है। तो इस तरह ये स्प्रेड हो जाता है, इसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं है, जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना ज़्यादा ये स्प्रेड हो जाएगा। और अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहेंगे तो इट विल बी कंप्रेस बैक, ठीक है। तो इसमें कंप्रेशन की जो है एबिलिटी होती है। कंप्रेशन की एबिलिटी क्यों है? इस वजह से है क्योंकि आप जब इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसके दरमियान अच्छा खासा फासला है, डिस्टेंस है, एरिया है, ठीक है। तो आप बीच में कोई चीज़ नहीं है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्लोजर आ जाएंगे, इस वजह से कि एक छोटे से कंटेनर में भी फिट आ जाते हैं, फिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज हो जाएंगे, यानी गैस जो है ये कंप्रेसिबल है, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका जो है सॉलिड लिक्विड गैस। इससे नेक्स्ट जो है हम करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है बेसिकली इसमें जो पोस्टुलेट डिस्कस हुए हैं दे आर अबाउट द एम्प्टी स्पेसेस, अबाउट द इलास्टिक कोलिजन, अबाउट द नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस और नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है, ETC। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पहला जो पोस्टुलेट था वो क्या था कि जो गैस है, गैस के अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, उसकी वजह से बीच में जो है काफ़ी सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं और इसी वजह से इजीली कंप्रेस हो जाती है। इसके अंदर एबिलिटी है कंप्रेसिबिलिटी की, क्योंकि स्पेसेस ज़्यादा हैं तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, द मॉलिक्यूल विल कम क्लोज टुगेदर, ठीक है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये कंप्रेस्ड हो जाएगी, ठीक है। पहले लार्ज वॉल्यूम था, एक्सपेंड हुई थी। तो नंबर 1 पॉइंट तो आपके पास एम्प्टी स्पेसेस की वजह से इसकी कंप्रेसिबिलिटी का हो गया कि मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस एंड वी कैन कंप्रेस देम इजीली बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेसेस का था नंबर 1 पॉइंट। द नेक्स्ट इज नेग्लिजिबल वॉल्यूम। अब साइंटिस्ट ने क्या कहा कि यहाँ पे अगर हम कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली, यानी अगर ये कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें इतनी ज़्यादा कोई भी मटेरियल आ सकता है, इसका पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसमें जो गैसेस मॉलिक्यूल है अगर उनको कंपेयर किया जाए, उनका वॉल्यूम देखा जाए तो दे आर फार अपार्ट। अगर हम इन सब मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करें, ठीक है, तो ये इतनी सी स्पेस में भी आ जाएंगे। तो अगर इसका लार्ज वॉल्यूम और उसका स्मॉलेस्ट सा वॉल्यूम कंपेयर किया जाए तो गैस का जो वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू द कंटेनर्स वॉल्यूम विल बी नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर होगा। यानी गैस को जब आप कंप्रेस करके करीब लाएंगे तो उसका वॉल्यूम इतना माइन्यूट, इतना कम होगा कि उसने कह दिया कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम होगा एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर उससे इतना ज़्यादा बड़ा है, गैस मॉलिक्यूल्स उसमें आए हुए हैं, समाये हुए हैं, लेकिन इस वजह से कि वो दूर दूर हैं। लेकिन जब हम उनको करीब ले आएंगे, जब हम उनको कंप्रेस कर देंगे तो थोड़े से वॉल्यूम में भी वो फिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर उसका वॉल्यूम कंपेयर किया जाए एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम्स ऑफ कंटेनर तो वो नेग्लिजिबल है। नंबर 2 पॉइंट वॉज दैट, ठीक है। नंबर 3 आपके पास क्या है, कंटिन्यूस रैंडम मोशन। यानी गैस मॉलिक्यूल्स जो है इनका जो मोशन है वो कंटिन्यूस है या रैंडम है, यानी एक जगह स्टॉप नहीं होते, रुकते नहीं है, हाई काइनेटिक एनर्जी है, मूव करते जा रहे हैं, कोलाइड भी हो रहे हैं, फिर भी एनर्जी कम नहीं हो रही, ठीक है। तो यानी ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा अनलेस एंड अनटिल ये किसी और मॉलिक्यूल से टकराएगा तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ पे भी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। इसकी एनर्जी डाउन नहीं होगी, दोबारा से टकराने के बाद एक न्यू एंगल की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये रैंडमली मोशन में होते हैं, इनका कोई फिक्स मोशन नहीं है कि सर्कुलर जो है मोशन में होंगे या वाइब्रेटरी होगा, ठीक है। तो रैंडम मोशन है और स्ट्रेट लाइन मोशन है, अनलेस एंड अनटिल कोई हिंड्रेंस आती है तो फिर इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। अच्छा जी, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक मीन्स कि उसमें नेट एनर्जी ज़ीरो होगी, ठीक है, यानी कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, टकराने के बाद उसकी एनर्जी कम नहीं हुई, लॉस नहीं हुई, ठीक है। तो इनके जो कोलिजन्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक हैं, उनसे एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। गैस प्रेशर यानी गैस है, मॉलिक्यूल है और
एक कंटेनर के ऊपर या किसी मॉलिक्यूल के ऊपर टकरा भी रहा है, अगर यहाँ हम सपोज करें कि दिस इज़ अ वॉल ऑफ कंटेनर और एक मॉलिक्यूल आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है और वो इस वॉल को जो है कोलाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो एक फोर्स से काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा होगा, तो वो जिस फोर्स से टकराएगा और जितने एरिया पे टकराएगा तो ऑब्वियसली वहाँ प्रेशर बिल्ड होगा, ठीक है, उसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा और कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कोलाइड कर रहे होंगे कंटेनर की वॉल के ऊपर, तो वहाँ उनका कंबाइन या कलेक्टिव प्रेशर भी वहाँ पे बिल्ड हो रहा होगा। तो प्रेशर बेसिकली है ही क्या, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी इट इज़ अ फोर्स एट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि पर्टिकुलर फोर्स अगर एक एरिया पे लग रही है तो दैट इज़ प्रेशर। तो जब एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल आके कोलाइड कर रहा है एक एरिया के ऊपर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो गैस की वजह से प्रेशर भी बिल्ड होता है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में वो एक जगह ठहरते नहीं है, उनकी एनर्जी लो नहीं होती, इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, तो वो जब टकराएंगे अपना प्रेशर जो है पुट करेंगे वॉल के ऊपर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 6 पॉइंट वॉज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज आर देयर बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ गैस, यानी गैस के मोलिक्यूल्स के आपस में कोई जो है इंट्रैक्शंस नहीं है, ना रिपल्सिव फोर्सेज हैं कि एक दूसरे को दूर कर रहे हो, ना ही अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं कि एक दूसरे को करीब कर रहे हो, ठीक है। तो ये काइनेटिक मोलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट था जो बाद में इसको नलीफाई भी किया गया कि अगर आपके पास हाई प्रेशर हो जाए, ठीक है, लो टेम्परेचर हो जाए, तो उस पर ये पॉइंट वैलिड नहीं है। आई विल डिस्कस इट later. And the 7th point was kinetic energy. Average kinetic energy is directly proportional to the temperature in Kelvin. ठीक है, टेम्परेचर को अगर आप केल्विन में मेजर करते हैं सो देन द टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन, ठीक है, तो वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि उसका उससे डायरेक्ट रिलेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर ओवरऑल आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी तमाम मॉलिक्यूल्स की देखेंगे तो वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स कोलाइड कर रहा है, तो वो एक बार कोलाइड हुआ फिर दूसरी दफ़ा दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ, तो ये जो पाथ होगा दैट इज़ नोन एज फ्री पाथ, और अगर आप इसका एवरेज लेंगे तो वो कहलाएगा मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फर्दर डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।